एक छोटी सी लड़की किचन में बैठी हुई थी। उसका पूरा ध्यान उस गिफ्ट पर था जो उसके पिता अभी अभी घर लेकर आए थे। ये गिफ्ट था एक जादुई चमकदार पाउडर जैसा कुछ जो रसोई में रखा हुआ चमक रहा था और बार बार उस बच्ची का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। ये चमकदार चीज क्या है ये जाने बिना उस बच्ची ने क्यूरियोसिटी में आकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। वो चमकदार पाउडर जैसे ही उसकी हथेली पर लगा उसकी हथेली चमकने लगी। ये देखकर वो बच्ची बड़ी खुश हो गई। उसने वो पाउडर अपने गालों पर लगा लिया, अपनी सैंडविच पर भी लगा लिया और थोड़ा सा पाउडर अपने बालों और अपनी ड्रेस पर लगाकर वो चली गई अपने पापा के सामने और कहने लगी कि देखो पापा, मैं हूँ एक जादुई परी जो चमक रही है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई बच्चे तो ऐसी अटपटी हरकतें करते ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बड़ी बात यह है कि इस घटना के कुछ ही हफ्ते बाद वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उस मैजिकल पाउडर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले उस बच्ची के सारे बाल झड़ गए थे, उसका सारा शरीर सूज गया था, वो अंदर से खत्म सी हो गई थी क्योंकि उसके सभी ऑर्गन्स ने जैसे कि लीवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब उस बच्ची को कब्रिस्तान में दफनाया गया तो उसके लिए एक स्पेशल कॉफिन बनवाया गया। ये फाइबर ग्लास का बना हुआ ताबूत था जिस पर लेड की एक लाइनिंग बनी हुई थी और उस बच्ची को दफनाते समय उस कब्रिस्तान में बस एक ही बात सामने आ रही थी कि इस बच्ची का शरीर उस कब्रिस्तान की सारी जमीन को जहरीला कर देगा। तो आखिर उस पाउडर में ऐसा क्या था जिसने उस बच्ची को बना दिया था जहरीली गुड़िया। आखिर क्यों उस खतरनाक पाउडर को वो आदमी अपने घर लेकर आ गया था और ये खतरनाक पाउडर, ये चमकीला पाउडर आखिर क्या था और कहां से आया था। देखो हो सकता है आपको ये कोई छोटा मोटा केस लग रहा हो, लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़े इंसिडेंट्स में से, बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है क्योंकि इस घटना के दौरान केवल एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर ही बीमार हो गया था। और इस घटना का नाम है गोयानिया इंसिडेंट। इसे ब्राजील का चेरनोबिल भी कहा जाता है। और अगर आपको चेरनोबिल की घटना के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप जानते होंगे कि वो कितनी बड़ी न्यूक्लियर घटना थी। तो जैसा चेरनोबिल में हुआ था उससे भी ज्यादा कुछ अजीब हुआ था ब्राजील में, जो हम जानने वाले हैं आज के तगड़े वीडियो में। अब शहर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि केवल 2 लोगों की वजह से हो गया। और ये पूरी घटना जानने के बाद आप खुद अपने आप से बोलोगे कि यार इस दुनिया में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो घटना हुई थी ना उसकी वजह से शहर के अधिकतर लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे। और फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है कि किसी दुर्घटना के साथ ही हो, कभी भी किसी भी वजह से कोई भी इंसान पैसों की तंगी से जूझ सकता है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना ये कभी भी किसी की भी जिंदगी में आ सकता है और ऐसे में सामने वाले इंसान को जरूरत पड़ती है लोन लेने की। अब चाहे वो लोन पर्सनल हो या बिजनेस लोन हो, लोन लेना कोई आसान काम नहीं है, बट आपके इस काम को एक प्लेटफॉर्म बहुत आसान बना सकता है। इसका नाम है kashti.com। ये एक लोन मार्केट प्लेस है जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। पैसा ही पैसा होगा। kashti.com पे आपको मिलते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स, वो भी RBI अप्रूव्ड लेंडर्स के थ्रू, जैसे कि HDFC बैंक, इनक्रेड 5, स्मार्ट कॉइन और जाइप। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है, आपको बस सिंपली 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आपको ब्राउज करना है kashti.com पर जाके, फिर अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहेगी। फिर आपको डिफरेंट लोन ऑफर्स को कंपेयर करना है, देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने लिए बेस्ट लोन को चूज करके आपको एफर्टलेसली आगे प्रोसीड करना है। kashti.com एक CIS कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपके डेटा का मिसयूज होने का टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही ये आपको प्रोवाइड कराते हैं लो इंटरेस्ट रेट्स पर पर्सनल लोन्स जो आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम बेस्ट होते हैं। और हाँ, इनका इजी डिजिटल प्रोसेस काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। नो पेपर वर्क, नो हैसल, सब कुछ ऑनलाइन होता है और इजीली हो जाता है और फंड्स आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं। तो अगर आप भी एक रिलायबल, क्विक और सिक्योर लोन सोल्यूशन चाहते हैं
हैं तो फटाफट से विजिट करो kashti.com, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर जाकर आप एक्सप्लोर करें डिफरेंट ऑप्शन को और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। जो घटना उस बच्ची के साथ हुई थी वो हुई थी 1987 में, लेकिन इस पूरे कांड की शुरुआत करीब 2 साल पहले मतलब 1985 में ही हो चुकी थी। ब्राजील की गोयानिया नाम की इस जगह पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था जिसको नई जगह पर शिफ्ट किया जाना था। अब हॉस्पिटल को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत ये थी कि वो हॉस्पिटल वाले अपना पुराना सामान, पुराने इक्विपमेंट्स वहां नई जगह नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनने सारी खरीदारी नई कर ली थी। तो वो अपना पुराना कबाड़ा पुराने अस्पताल की इमारत में मतलब गोवानिया की उसी पुरानी हॉस्पिटल की इमारत में छोड़कर चले गए। इसमें बहुत सारी एक्सरे मशीन्स थी, बहुत सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स थे जिनकी देखभाल के लिए या फिर सेफ्टी सुरक्षा के लिए अस्पताल में अब कोई भी नहीं था, और ना ही वहां पर कोई वार्निंग साइन लगाया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि भैया इस इमारत के अंदर आना खतरनाक हो सकता है। तो 2 साल तक तो वो जगह ऐसी ही बंद पड़ी रही, लेकिन फिर 2 खुरापाती लोगों ने अपना दिमाग लगाया। एक का नाम था रॉबर्टो डॉस सैंतोस और दूसरे का नाम था वैगनर मोटा पेरेरा। भैया वहां पर ऐसे ही नाम होते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इनको हम लोग आगे कहानी में प्यार से रॉबर्टो और वैगनर ही बोलेंगे। जैसे कि धमाल फिल्म में वो साउथ इंडियन अपने आप को शॉर्ट में अय्यर बोलता था, लेकिन उसका नाम काफी ज्यादा बड़ा था। चलो खैर मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों कबाड़ी चोरों ने दिमाग लगाया कि अस्पताल के जो इक्विपमेंट्स उनको हम जाते हैं, चुराते हैं और उसको बेच के पैसे कमाते हैं। वैसे भी अस्पताल की इमारत कबाड़ खाना बन ही चुकी थी, वहां के इक्विपमेंट्स खराब हो ही रहे थे, तो ऐसा करने में कोई खास बुराई नजर तो किसी को भी नहीं आई। जब वो लोग वहां पर चोरी करने के इरादे से रात को पहुंचे तो अस्पताल के अंदर उन दोनों चोरों की नजर पड़ी एक पुरानी रेडियोथेरेपी की मशीन पर। वो मशीन काफी बड़ी थी, काफी महंगी दिख रही थी, लेकिन वो जमीन में गड़ी हुई थी। तो उन चोरों ने दिमाग लगाया कि इसके पार्ट्स निकाल कर हम ले जाते हैं और उन्हें हम मार्केट में बेच देंगे। तो उस मशीन में एक सिलेंडर टाइप का एक पार्ट निकला जो काफी महंगा लग रहा था, तो ये चोर उसको चुरा कर ले आए। ये दोनों इंसान प्रोफेशनल कोई चोर नहीं थे, बेचारे अपनी हालात से मजबूर थे। अब दोनों ने उस सिलेंडर को धीरे धीरे करके खोलना शुरू किया तो उसके अंदर एक कैप्सूल जैसी चीज निकली। इनको लगा कि भैया उस कैप्सूल को भी हम खोल सकते हैं, बहुत मेहनत करी। तो इस मेहनत के दौरान एक जो बंदा था ना, उसके हाथ काले पड़ गए, तो उसे लगा कि शायद मुझे कुछ एलर्जी हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने भी उसे बताया कि हाँ तुम्हें किसी मटेरियल से एलर्जी हो रही है, ये दवाइयां वगैरह खा लेना। इसी दौरान वो जो दूसरा बंदा था ना, वो भी उस कैप्सूल को खोलने की कोशिश में लगा रहा और उसने इतनी मेहनत की जितनी की कोई बंदा यूपीएससी के एग्जाम को निकालने में भी नहीं करता। लिटरली इन दोनों चोरों ने इतनी मेहनत करी ना, इतना कुछ और काम में कर लेते तो आज ये इतनी गरीबी में ना जी रहे होते। एनीवेज ये करते करते उस दूसरे चोर के हाथ में भी छोटे छोटे फफोले पड़ गए, उसके हाथ जलने से लगे, उसके हाथ काले पड़ गए, बट उसने ध्यान नहीं दिया बिकॉज भैया पैसा कमाना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। उस सिलेंडर को खोलने के बाद उनको उसके अंदर मिला एक चूर्ण, एक चमकदार पाउडर। इन दोनों के हाथों में ये जो काले काले निशान पड़ गए थे ना, इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई एलर्जी नहीं है, बल्कि रेडिएशन पॉइजनिंग की ये शुरुआती संकेत हैं। एनीवे वो सिलेंडर के अंदर उनको एक पाउडर मिला जो कि ब्लू कलर का था, काफी चमक रहा था। इनको लगा कि भैया ये काफी कोई बेशकीमती चीज है और इसे बेचकर वो लोग अमीर बन जाएंगे। और उनका सोचना काफी हद तक सही भी था, क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर जो चमकीला पदार्थ उनको मिला था वो था सीजियम 137। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल मटेरियल था, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है, महंगा तो ऑब्वियसली ये है ही क्योंकि ये काफी मुश्किल से मिलता है, और ये इसलिए मुश्किल से मिलता है क्योंकि ये इतना रेडिएशन पॉइजनिंग क्रिएट करता है, इतना ज्यादा जहरीला है, इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि ये किसी की भी जान ले सकता है। और अगर इन दोनों भाइयों को मतलब इन दोनों चोरों को ये बात पता होती तो वो इस डिब्बे को खोलने की गलती नहीं करते। अब भैया ये लेकर गए उस पाउडर को बेचने के लिए एक दुकान पे। उस पाउडर की उनको मोटी कीमत मिल गई। धीरे धीरे करके इस पाउडर के बारे में पूरे शहर के लोगों को पता चलता गया। हर कोई इस पाउडर को देखने आता था उस दुकान पे, उसे छू कर देखता था और हर कोई उस पाउडर को छू कर अपने घर में रेडिएशन लेके चला जाता था। कुछ लोगों ने तो छोटी छोटी क्वांटिटी में उस पाउडर को खरीद भी लिया, जैसे कि उस बच्ची के पिता ने थोड़ा सा पाउडर लेकर अपने घर पे ले जाकर रख दिया, क्योंकि सबका दिमाग यही चल रहा था कि भैया ये मटेरियल हो ना हो काफी बेशकीमती है, और बाद में जब हमको पता चलेगा ना कि इसकी कीमत तो करोड़ों अरबों में है, तब हम इसको बेचकर माला माल हो जाएंगे।
सकेंगे। लेकिन इस पाउडर के चक्कर में आधा शहर बीमार हो गया, रेडिएशन का शिकार हो गया। उस बच्चे के साथ भी काफी बुरा हुआ, जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। जब गवर्नमेंट को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम भेजी और टीम की जो मशीनें थी वो वहां पर जाकर वो सिग्नल देने लगी जिन्हें देखकर साइंटिस्टों की भी हालत खराब हो गई कि भैया ये एरिया हाई रेडिएशन जोन बन चुका है। यहाँ घूमने वाला हर इंसान अपने साथ रेडिएशन की बीमारियां लेकर घूम रहा है। सभी को पकड़ के एक स्टेडियम में बंद किया गया ताकि सबका इलाज किया जा सके और ये जो रेडिएशन है और ज्यादा ना फैले। गवर्नमेंट के द्वारा पूरे एरिया की सफाई करवाई गई, हर घर से उस मटेरियल को, उसके सैंपल्स को जब्त किया गया। वही नीला चमकदार पाउडर जो लोगों को करोड़पति बनाने वाला था, उसने लोगों को बीमार बना दिया था। फाइनली सीजियम 137 की सारी सैंपल्स को इकट्ठा करके उसे पैक करके सुरक्षित जमीन में गाड़ दिया गया ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद पूरे शहर की सफाई पर करीब $100 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा किया गया, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। और उसके बाद भैया उस शहर के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि फोकट में मिलने वाली हर चीज या चमकने वाली हर चीज कीमती नहीं होती। एनीवेज पूरे इंसिडेंट से कई लोग बीमार हुए, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह कि किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि सभी लोगों ने उस केमिकल्स के बहुत ही कम क्वांटिटी को छुआ था। सभी को कुछ ना कुछ बीमारियां हो गई, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई। हाँ, 4 लोगों की करीब मौत हुई, उस बच्ची की, उस बच्ची के पापा की, उन 2 चोरों में से एक चोर की और एक और किसी रैंडम व्यक्ति की। अच्छा, वो चोर भी ना रेडिएशन से नहीं मारा था। एक्चुअली में जब शहर के लोगों को पता चला कि इन चोरों की वजह से ही पूरा कांड हुआ था, तो सभी ने उन दोनों को बॉयकॉट कर दिया। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उन्हें काम नहीं देता था। सबको लगता था कि भैया हमारे शहर में हुई इस घटना के जिम्मेदार ये दोनों लोग हैं, और ये बात सच भी थी। और इसी की वजह से इन दोनों चोरों में से एक बंदा कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद वो सीधा ऊपर चला गया। लेकिन इस घटना से ब्राजील और उसके साथ साथ पूरी दुनिया ने एक चीज जरूर सीख ली कि कभी भी किसी मेडिकल इक्विपमेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ना, क्योंकि ये चोरी चकारी करने वाले लोग बड़े बड़े कांड कर देते हैं। और देश के सभी लोगों को रेडिएशन के बारे में, रेडियो एक्टिव चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी सड़क पर पड़ी किसी भी चमकदार चीज को उठाकर अपने घर ना ले आए। तो अगर तुमको भी ऐसी कोई सड़क पर पड़ी चीज मिलती है या फोकट में कोई चीज मिल रही है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, चमकदार है, तो उसको ऐसे ही बिना इंफॉर्मेशन के घर पर लेकर मत आना, उसे टच भी मत करना। एनीवे, तुम्हें क्या लगता है इस पूरी घटना के लिए क्या उन दोनों चोरों को जिम्मेदार ठहराया जाना सही है? मतलब वो तो चोर थे, हालात के मारे थे, वो तो अपना काम करेंगे ही। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इस तरीके की खतरनाक चीज को खुले में छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये हॉस्पिटल वाले थोड़ी सी सावधानी रख लेते तो इतने सारे लोगों की जान खतरे में जाती ही नहीं। लेकिन भैया पूरा का पूरा इल्जाम उन दोनों चोरों के सर पर ही आ गया। एनीवेज, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान की ये गलती नहीं थी भैया, इसमें सबका मिला जुला योगदान था। जिन लालची लोगों ने उस पाउडर को उठा के देखा या जो लोग उसको खरीद के अपने घर ले गए, वो भी अपने साथ हुई गत के खुद ही जिम्मेदार थे, क्योंकि भैया वो पाउडर लोगों के घर उन चोरों ने थोड़ी पहुंचाया था। एनीवे, जिसका जो काम था उसने किया, जैसा कि मेरा जो काम था वीडियो बनाना, मैंने वो किया। अब इस वीडियो को देखने का तुम्हारा भी एक काम है जो तुम्हें करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, तो ये कहानी तुम्हें सुनने में मजा आया है तो। और अगर तुमको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ वहां से इधर उधर से पता नहीं किधर से, लेकिन इंटरटेनिंग घटनाएं और फैक्ट्स तुम लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो चलो मैं जा रहा हूँ अगले वीडियो के स्क्रिप्ट पर काम करने। तुम लोग अपना ध्यान रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इस बात को भी याद रखो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।